मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में बहुत तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और सऊदी अरेबिया बहुत अग्रेसिवली अपनी पॉलिसी को आगे लेकर चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसी डेवलपमेंट्स की बात करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि किस तरह मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स चेंज हो रही हैं। दो बड़ी डेवलपमेंट्स, और इससे यह भी साबित होगा कि किस तरह रीजन अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को असर्ट कर रहा है। सबसे पहली खबर यह है कि इराक, जो कि जंग से एक बदहाल मुल्क है, वहां पर सऊदी अरेबिया और यूएई मिलकर $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इस जंग ज़दा मुल्क के लिए इस $6 बिलियन की क्या अहमियत है। अब यहाँ इराक की इकॉनमी को और इराक की जो डायनामिक्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो उनकी भी सिचुएशन पाकिस्तान से कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसके अलावा इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक बहुत बड़ा तिजारती खसारा है जो इराक की इकॉनमी को मुंह चढ़ा रहा है। तो इसलिए इराकी गवर्नमेंट ने इन पावरफुल अरब्स की तरफ देखना शुरू कर दिया था कि ये थोड़ी सी मदद करें। तो इराक की ये ख्वाहिश थी कि सऊदी अरेबिया और यूएई डॉलर्स की शक्ल में मदद करें और उनके जो सेंट्रल बैंक है इराक का, उसमें कुछ पैसे रखवा दें, मतलब डिपॉजिट करवा दें, जैसा कि वो पाकिस्तान के साथ भी अक्सर करते हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अरब्स अपनी जो पॉलिसी है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट अप्रोच लेकर चल रहे हैं, बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसी को भी वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और उन्होंने रूल्स सेट कर दिए अरब्स ने कि हमने दूसरों की मदद किस तरह करनी है। अभी हमने चंद महीने पहले देखा था कि एक समिट के दौरान सऊदी जो मिनिस्टर थे उन्होंने पैगाम दिया उन ममालिक को जिनकी वो मदद करते हैं, और उन्होंने ये क्लियर पैगाम दिया वाज़े अल्फाज में कि अब हम किसी को अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करेंगे। और उन ममालिक में सबको पता है, जैसे कि पाकिस्तान है, लेबनान है, इराक है और इजिप्ट जैसे ममालिक हैं, जिनकी तरफ ये इशारा था कि अब हम अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं है कि आप हमसे डॉलर्स मांगेंगे और हम रखवा देंगे आपके बैंक्स में। उन्होंने कहा कि अब हमारा जो भी लेन देन होगा वो ट्रांजैक्शनल होगा। इस वक्त हम देख रहे हैं एक यंग डायनामिक लीडरशिप है सऊदी अरेबिया में और यूएई में भी, तो वो अब बहुत तेज़ है। अब वो पुराने जो उनके किंग्स होते थे वो उनसे थोड़ा सा उनकी डिफरेंट अप्रोच है, उनकी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड अप्रोच है जो अब की लीडरशिप है। तो उन्होंने कहा कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और हम देखेंगे कि प्रॉपर किस तरह हमें अगर रिटर्न मिलेगा उसका, तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने इराक को ये पैगाम दिया है कि हम आपके बैंक्स में पैसे तो नहीं रखवा सकते, हम आपके एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और अब ये उन्होंने ऐलान किया है जिसकी वजह से इराक को थोड़ा सा सुख का सांस मिला है। और सऊदी अरेबिया इस वक्त ये चाहता है कि उनका रीन्यूएबल जो सेक्टर है इराक में, उसमें इन्वेस्टमेंट करे। एनर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इराक को, और इराक अपनी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसकी जो डील्स हैं वो ईरान से भी हैं। ईरान का एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इराक में, ईरान से उनकी ट्रेड भी है बहुत ज़्यादा। तो अब इराक अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई कर रहा है और अब ईरान के साथ साथ वो अरब्स की तरफ भी जा रहा है कि एनर्जी की डील्स उनके साथ भी की जाएं। तो सऊदी अरेबिया कहता है ठीक है, हम रीन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, सोलर में और हाइड्रोजन एनर्जी में। इसके अलावा ये सऊदी अरेबिया की जो टॉप एनर्जी कंपनी है अरामको और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ये एक लॉन्ग टर्म में गेम में इन रहना चाहती हैं। तो इसलिए ये चाहती हैं कि इन कंपनीज का किरदार हो कि जो डिफरेंट एनर्जी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो प्लान्स हैं दूसरे मुल्कों के साथ, ये कंपनीज उसमें अपना किरदार अदा करें। तो इनको ये भी अरब्स ये भी देख रहे हैं कि हम अपनी कंपनीज को इस तरह ग्रो करेंगे, उनका बिजनेस ग्रो करेंगे, और अब वो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ देख रहे हैं, स्पेशली सोलर, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, बिजली बनाने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। और वो ऑब्वियसली नई मार्केट्स ढूंढ रहे हैं अपनी कंपनीज को ग्रो करने के लिए। तो इराक उसके लिए एक पोटेंशियल डेस्टिनेशन हो सकता है। एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी पॉपुलेशन है, नो डाउट अभी एक बुरे हालात हैं, लेकिन एक फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं अरब्स। अब जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, इराक की इकॉनमी इस वक्त बहुत बुरे हालात में है। आईएमएफ से भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर्जे उठाए हुए हैं, अमेरिका बादर की तरफ भी ये देखते हैं, ईरान से ऑलरेडी इनकी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से डील्स हैं, एक फिस्कल डेफिसिट है बहुत बड़ा, और इनकी क्रेडिट रेटिंग्स बहुत बुरी हैं। और इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, और एनर्जी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हैं, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है यहाँ पर,
और इसलिए इराक ये भी चाहता है कि ओवरऑल इनका जो एनर्जी सेक्टर है उसमें कुछ बेहतरी आए। उनके जो मतलब एक बहुत बड़े ऑयल के रिजर्व्स भी हैं वहाँ पर, तो उसके हवाले से भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी चाहता है ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सामने आई है, सऊदीज़ इस इलाके में मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा करना चाहते हैं। जब का यूएस का इनकलाब है, पहले ऑब्वियसली इराक से निकले ये, फिर अफ़गानिस्तान से, तो एक स्पेस पैदा हो रही है जिसमें डिफरेंट प्लेयर्स आ रहे हैं। चाइना सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ डील्स कर रहा है, ईरान से दोस्ती करवा रहा है, सऊदीज़ अपने पुराने मसले मसाइल ख़त्म कर रहे हैं, ये बशारुल असद से मिल रहे हैं, ईरान से मिल रहे हैं, हुसी बागियों से मिल रहे हैं। और अब इराक एक ऐसा रीजन है जहां पर बहुत अरसे से ये शिया सुन्नी की एक प्रॉक्सी वॉर जारी थी, जिसमें एक साइड से मतलब सऊदी सपोर्ट करते थे, एक साइड से ईरान जो अपनी शिया पॉपुलेशन है उसका फ़ायदा उठाता था। तो ये दोनों साइड्स एक प्रॉक्सी जंग में भी इन्वॉल्व थी और ईरान का एक बहुत ज़्यादा इस मुल्क में असर व रसूख है इराक में, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक वॉर टॉर्न कंट्री हो, जब यानी जंग ज़्यादा एक मुल्क हो, तो फिर दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। जब अमेरिकन इन्वेजन हुई थी 2003 में, उसने तबाह व बर्बाद कर दिया था इराक को, और आज तक वो कंट्री स्टेबल नहीं हो सका। डिफरेंट उसमें हमने मिलिटेंट ग्रुप्स देखे दाइश वगैरह की शक्ल में, पूरी दुनिया की जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो वहाँ पर अपने ऑपरेशंस करती रहीं, हर कोई अपनी अपनी साइड को फंड करता रहा, तो हालात बहुत ख़राब हुए हैं उसकी वजह से। तो अब जो इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि कुछ स्टेबिलिटी आए। ऑब्वियसली करप्शन है, महंगाई है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए अब वो ये अरब्स की तरफ देख रहे हैं और अरब्स हैप्पीली अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं कि इससे ना सिर्फ उनको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है बल्कि ओवरऑल इनका रीजन में इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। और इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, पिछले दिनों इराक ने ईरान के $10 बिलियन रिलीज़ किए हैं। इराक जो ट्रेड करता है ना ईरान से, जिसमें अपनी एनर्जी की ज़रूरियात, बिजली लेता है उनसे, तो इससे अमेरिका बहादुर को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है और वो इराक पर प्रेशर डालता है, क्योंकि इनकी अभी भी मतलब काफ़ी डिपेंडेंस है यूएस पर। यूएस काफ़ी अरसे इस मुल्क में रहा है, तो यूएस इनको कहता है कि मतलब ईरान से दोस्ती छोड़ो, और ईरान से ट्रेड ना करने का भी कहा जाता है। और फिर पूरा जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें आपको डॉलर्स अपने बैंक्स में रखने पड़ते हैं। तो इराक अब क्या चाहता है कि अब लोकल करेंसी में ईरान से ट्रेड की जाए, अमेरिका का जो दबाव है उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाए। वो तंग आ गए हैं, क्योंकि यही छोटे मुल्कों का मसला होता है, पाकिस्तान और ये जो स्ट्रगलिंग इकॉनमीज़ हैं इराक वगैरह के, इनको डॉलर्स अपने बैंक्स में रखने पड़ते हैं, क्योंकि अमेरिका का सारा ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें जब तक आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे आपके सेंट्रल बैंक में, तो आप पूरी दुनिया से ट्रेड नहीं कर सकते। तो इराक उस मतलब जो डॉलर की डिपेंडेंस है उससे अब छुटकारा हासिल करना चाहता है, इसलिए ईरान से अब वो लोकल करेंसी में ट्रेड की बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया की तरफ देख रहे हैं, चाइना की तरफ देख रहे हैं। इसलिए ये सारी बात चलती है। ये जो ब्रिक्स इकॉनमीज़ हैं, ये जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये अब एक नई ऑल्टरनेटिव करेंसी की बात कर रहे हैं कि एक मतलब अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में भी कुछ हो ना। और ये चीज़ अमेरिका की हरकतों की ही वजह से एक पुश बैक आया है। अमेरिका ने जिस तरह सैंक्शंस लगाई हैं रशिया पे, जिस तरह पूरी दुनिया ने देखा है कि उनके अमीर लोगों के, उनके ओलिगार्क्स के असासे मुंजमद किए गए हैं, तो ये तो कल को फिर किसी मुल्क के साथ भी कर सकता है। तो ये सारे मुल्क अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक नई करेंसी की बात कर रहे हैं, जिस पर सारे मतलब अमेरिकन डिपेंडेंस, पूरी मतलब अमेरिका पे डिपेंडेंस ना हो। इसलिए फिर आप देखते हैं कि इंडिया और रशिया अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान फिर रूस से ऑयल मंगवाता है। अब ये सवाल ख़त्म हो जाता है कि सस्ता है या महंगा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस होने चाहिए कि आप सिर्फ डॉलर्स में ही ट्रेड ना कर रहे हो, क्योंकि आपके पास मतलब आपको याद है ना, चंद महीने पहले हमारी ये स्टेज आई थी कि $1 बिलियन से कम असासे रह गए थे पाकिस्तान के। तो अगर ये स्टेज आ जाए कि आपके पास डॉलर्स ही ख़त्म हो जाएं तो आपकी तो ट्रेड ठप हो जाएगी। तो इसलिए अब IMF मैदान में आया है पाकिस्तान की हेल्प करने, और वो कह रहे हैं हम आपको $3 बिलियन देते हैं, आप अपनी ग्लोबल ट्रेड तो जारी रखें ना। उनको ये बड़ा मसला होता है कि पाकिस्तान जैसा इतना बड़ा मुल्क अगर वो ग्लोबल ट्रेड ही बंद कर दे, तो IMF फिर इसलिए मैदान में आया कि चलो यार अपनी ट्रेड तो बहाल करो, ये इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करो। तो ये पाकिस्तान और इराक जैसे ममालिक को हमेशा ये मसला रहेगा कि जहाँ पर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जहाँ पर स्टेबल हालात नहीं होते, तो वहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, डॉलर्स नहीं आते, तो फिर जो आपका सेंट्रल बैंक है उसके पास जो रिजर्व्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
तो ये हमेशा फिर डिपेंडेंस रहती है यूएस पर और आईएमएफ वगैरह पर, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर, कि हम उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तो ये जो अब ये इराकी ये जो अब रशियन ऑयल मार्केट में आया है और ये चाइनीज़ करेंसी की अब बात हो रही है, तो ये चीज़ें इन कंट्रीज़ को ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर रही हैं, ऑल्टरनेटिव्स इनको प्रोवाइड कर रही हैं कि जी अब हम मतलब हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। हम सिर्फ ये नहीं है कि डॉलर हमारे पास नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, हमारे पास दूसरी भी ऑप्शंस होनी चाहिए, बार्टर सिस्टम की ऑप्शन होनी चाहिए। ईरान पर कितने सालों से पाबंदी लगी हुई है, तो ईरान इसी तरह गुजारा करता है, लोकल करेंसी में ट्रेड करता है, रूस से उसने ट्रेड कॉरिडोर बनाए हुए हैं, वो तुर्की के साथ बार्टर ट्रेड करता है, वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ करता है। अब उसने चाइना के साथ एक लॉन्ग टर्म मुआहदा किया ईरान ने, जिसमें वो चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड करेंगे। अब सऊदी अरेबिया भी इस तरफ आ रहा है कि वो युआन में ट्रेड करेगा। तो चाइना की अब जो करेंसी है युआन, वो अब दुनिया में एक सेकंड बड़ी करेंसी के तौर पर इमर्ज हो रही है। पाकिस्तान ने भी रशियन ऑयल की पेमेंट उसी करेंसी में की है। और सऊदीज़ जिन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया अमेरिका के साथ, अपने तेल को नथी किया डॉलर के साथ, वो भी उस जंगल से निकलना चाह रहे हैं। सऊदीज़ भी चाह रहे हैं कि सारी अब हमारी जो लिंक्स हैं वो अमेरिका के साथ ही ना हो, हम दूसरे प्लेयर्स के साथ भी जाएं। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में हम देख रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली ना सिर्फ ईरान बल्कि चाइना और बल्कि रूस के साथ भी अपने रवाबित बढ़ा रहे हैं। ये जो अमेरिका के आप कह लें कि राइवल्स हैं, उनके साथ सऊदीज़ जा रहे हैं। और आप देख लें अब ये पूरा रीजन अब इकट्ठा हो रहा है। अब इसको समझ लग रही है इस पूरे रीजन को कि हमें वेस्ट पर डिपेंडेंस कम करनी होगी, ख़त्म नहीं तो कम करनी होगी। यानी मुश्किल सूरत हाल में हम सिर्फ उनकी तरफ ही ना देख रहे हों, हमारे पास चाइना हो, रूस हो। अब इसलिए इराक भी ईरान के साथ साथ अब अरब्स की तरफ भी देख रहा है और चाइना की तरफ भी देख रहा है। और इस पूरी बड़ी गेम में, एक ग्रेट स्ट्रेटेजिक गेम में, सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाना चाहता है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस के कम होने के बाद, अमेरिकन प्रेजेंस कम होने के बाद। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अब इनका ज़्यादा जो माइंड है अरब्स का, ये जियो पॉलिटिक्स से निकल कर जियो इकनॉमिक्स की तरफ आ चुका है। वो इकॉनमी के हवाले से अब मुआहदे कर रहे हैं। और ये जो थिंकिंग है ये ज़्यादा चाइना से आती है। ये जो BRI की अप्रोच है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो यही है कि रीजनल कनेक्टिविटी, मतलब जियो पॉलिटिक्स में होता है लड़ाइयाँ, लेकिन जियो इकनॉमिक्स में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, आपस में लिंकेजेस बढ़ाओ। तो ये चाइना ने इनको काफ़ी हद तक समझा दिया है ये अरब्स को। और अरब्स अब मिडल ईस्ट में एक समझ लें कि एक मिनी BRI पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो ईरान, इराक, सीरिया और पूरे रीजन, मतलब इजिप्ट वगैरह पूरे रीजन को वो कनेक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी एक बड़ी खबर ये थी कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो चाइना का एक प्लेटफॉर्म है, जिसकी अभी भारत ने सरबराही भी की, उसकी समिट की, SCO की, उसमें ईरान अब ऑफिशियली ईरान ने शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो SCO भी रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो कि चाइना प्रोवाइड करता है। SCO में आपकी ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फिर रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है और अब ईरान की शमूलियत। और ईरान भी बहुत अरसे से ईस्टर्न कनेक्टिविटी, ईस्टर्न एक्सिस की बात कर रहा है कि हमें एशिया की तरफ अब कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। और ईरान भी इसीलिए चाइना से लॉन्ग टर्म डील कर चुका है, इंडिया से उसके रवाबित हैं और अब वो ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, वेस्ट से बहुत ज़्यादा मायूसी के बाद। वेस्ट अपनी बहुत सी इस वक्त मुश्किलात में फंसा हुआ है, रशिया यूक्रेन जंग है और उनका जो बिहेवियर है एशिया के कुछ ममालिक की तरफ वो इतना अच्छा भी नहीं होता। तो इसलिए ये ममालिक अब एशियन ब्लॉक हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी, एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है हमारे मुल्क के लिए, जो हमारे रीजन के लिए, जो प्रो रीजन लोग हैं उनके लिए ये एक ज़बरदस्त एक न्यूज़ है, एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि रीजन का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और ये हैरान कुन बात है कि पूरे रीजन को ये बात समझ लग रही है। चाइना, सेंट्रल एशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ईरान वगैरह, ये सारे अब मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, नई करेंसी की बात कर रहे हैं, डॉलर पर जो डिपेंडेंस है उसको कम करने की बात कर रहे हैं, आपस में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। ये SCO में ईरान का शामिल होना एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसमें इंडिया भी इसका पार्ट है। याद रखिए, ये चाइना का प्लेटफॉर्म है और इंडिया इसका पार्ट है, और इंडिया ने अभी रिसेंटली इसकी सरबराही की है। तो डेफिनेटली अमेरिका को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। जो मगरबी पावर्स ने कई सालों से इनको कंट्रोल किया हुआ था, अपनी मर्ज़ी से इनको चलाते थे, अब उन एफर्ट्स में काफ़ी हद तक कमी आएगी।
क्योंकि अब इन लोगों के दिमाग खुल रहे हैं जो एशिया में लोग बैठे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फ्यूचर इज़ एशिया एंड एशिया इज़ फ्यूचर। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में सऊदीज़ और इमरातीज़ का जो ये फैसला है इराक में इन्वेस्टमेंट का, क्या ये चीज़ इनके ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई दरार डाल सकती है? जैसे अभी रिसेंटली इनकी दोस्ती हो रही है सऊदीज़ और ईरानियंस की, तो इराक के हवाले से ये एक दूसरे को कैसे डील करेंगे? क्या ये लड़ाई का सबब बनेगा या मज़ीद करीब आने का एक बहाना होगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।